सो नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको क्या मिल जाता है, आपको ना कुछ एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि भाई आप जो है किसी चीज़ को, किसी टेक्नोलॉजी को जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक उन्होंने जो आपके बुक्स में दिया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर्स टू द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज। यहाँ पे यही वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल जाता है किसी इंडिविजुअल या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस को टू मेक यूज़ और सेल। क्यों? to make use or sell goods and service that embody the idea, technique and invention that they have appropriated. So simple, यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल जाता है टू यूज़ दैट प्रोडक्ट। और आजकल अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दो फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है दैट इज़ योर पेटेंट एंड सेकेंड आपका जो है copyright. Okay, so the patent is the exclusive right to make use or sell a particular application of a new idea. तो यहाँ पे भी अगेन पेटेंट का मतलब यही आपका रहेगा, आपको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिलता है, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। आप या तो उसको यूज़ करोगे या तो सेल करोगे और उस पर्टिकुलर आइडिया को आप किस तरीके से यूज़ करते हो, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव जो है राइट्स यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली आपका कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट जो होता है यूजुअली बुक्स वगैरह पे होता है, तो यहाँ पे आपको अगेन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज मिल जाता है। किस चीज़ के लिए? आप कॉपी कर सकते हो या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टैंजिबल एक्सप्रेशन को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी कि बुक्स वगैरह को आप जो है आपको एक्सक्लूसिव उसका जो है राइट, कॉपीराइट मिल जाता है। तो ये जो है मेनली आपको यही दो तरीके के पेटेंट और कॉपीराइट आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यही मेनली आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो इंटरनेशनल कंसर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, अब ये क्यों हो रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले देखो जी, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है वो इनटेंजिबल होता है। वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि आप देख लो या फिर उसको कहीं पकड़ के कहीं लॉकर में बंद करके रख लो, वो ऐसी चीज़ है नहीं। तो वो एक इनटेंजिबल चीज़ है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो ईजिली जो है लीक आउट होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। कोई प्रॉपर्टी रहती है, अगर कोई रियल प्रॉपर्टी अगर वो होता तो उस प्रॉपर्टी को हम जो है उससे चोरी होने से वगैरह बचा सकते हैं, बट यहाँ पे जो है वो एक तो इंटेंजिबल चीज़ है, ऊपर से क्या हो रहा है कि वो जो है अब टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसा चीज़ नहीं कि चलो एक बार बन गया। अब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें वो डेली जो है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, डेली एडवांस होता चला जा रहा है। तो आप कहाँ तक जो है कहाँ तक उसको रोकोगे, उसके लीक को। तो यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बचाने का, यानी कि उनका प्रोटेक्ट करने के लिए जो है नेशनल लॉज की ज़रूरत है। ओके, देयर आर दीज नेशनल लॉज आर नीडेड, ताकि हम जो है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो भी है, जितने भी राइट्स लोगों को मिले हुए हैं उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें और वो चीज़ें जो है लीक ना हो। तो यहाँ पे प्रॉपर लॉज बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से ये अब इंटरनेशनल हो गया, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री में अगर जैसे यूएस है, अगर यूएस में बैठ के ही बंदा बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये अब जो है हर कंट्री में लोग ये सब कर रहे हैं। यहाँ इंडिया वाले लोग भी कॉपीराइट्स का परमिशन मांग रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो है बाउंड्रीज, नेशन के बाउंड्रीज से ये बाहर निकल चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों को लीक आउट करने से बचा के रखने के लिए नेशनल लॉज जो है होना, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये भी एक इंटरनेशनल कंसर्न जो है बन चुका है। इसके अलावा क्या होता है कि जो नेशनल लीगल लेजिस्लेशन है वो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से जो है आपका उतना, जैसे कि अगर इंडिया की हम बात करें, ओके, तो इंडिया के लॉज डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉरेन में लॉज अलग होंगे, क्या पता दूसरे नेशन में एडवांस्ड हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस है कि वहाँ पे जो है लॉज उतना, क्योंकि अब देखो टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी एडवांस होता जा रहा है, तो फॉरेन में जो है वो जल्दी जल्दी अपना लॉज भी जो है अपडेट करते चले जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कोई कंट्री हो, जैसे अफ्रीका हो, या ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी उन्होंने अपना लीगल सिस्टम उस तरीके से चेंज किया हो। तो यहाँ पे जो है हमको ये सारे चीज़ें लेके चलने हैं कि भाई लॉज को, आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है उस लीगल फ्रेमवर्क को भी आपको क्या करते रहना पड़ेगा, अप टू डेट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, अब वो इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट अब इसमें आने लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये वन थिंग हो गया कि ठीक है हाँ चेंज हो गया तो ठीक है, नए मैकेनिज्म, नए रेगुलेशन हम ले आए,
ऐसा नहीं है, इसमें बहुत आपको चेंजेस हर जगह, हर पॉइंट पे, जो हर चेक पॉइंट पे आपको जो है यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो अगेन ये जो है सरदर्दी है नेशंस के लिए। इसके अलावा पूरा ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि पूरा नेशनल प्रोसीजर और मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर आपका होना चाहिए कि अगर जो है मेरे प्रोडक्ट को किसी ने इमिटेट किया तो मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसका मैंने पेटेंट भी ले लिया, अब पेटेंट लेने के बाद कोई और यहाँ पे कोई और चाइना की कंपनी ने उसको जो है कॉपी करा, तो मैं उसके अगेंस्ट क्या क्या कार्रवाई कर सकती हूँ। वो बंदा, चाइना वाला बंदा वो अलग कंट्री में है, मैंने पेटेंट किसी और कंट्री से करा रखा है, मेरा प्रोडक्ट जो है इंडिया में है, तो ऐसे केस में कौन से लॉ मेरे पे अप्लाई होगा, कौन से कंट्री का लॉ मेरे पे अप्लाई होगा, मैं किस तरीके से जो है उस पर केस फाइल करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट डिफ़िकल्ट ना हो इसीलिए जो है हमारे पास एक नेशनल प्रोसीजर होना चाहिए, कंट्री का एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई अगर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका इमिटेशन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो हम उसको एक तो पहले तो आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे कि भाई हाँ तुम्हारा कॉपी उसने किया भी है कि नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना है ही बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद आइडेंटिफाई करके आपको केस फाइल करना, किसको केस फाइल करोगे, कौन से कंट्रीज के लॉ अप्लाई होंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है अगेन जो है वो सरदर्दी बनता चला जा रहा है। और उसके बाद जो है फाइनली इसका रेलेवेंस जो है डेली दिन भर दिन जो है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। हमें लग रहा है कि भाई पेटेंट ठीक है, ले लिया ख़त्म, एक बार ले लिया ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता जा रहा है, लोग नए नए जो है नए नए एडवांसमेंट जैसे जैसे हो रहा है, लोग नए नए इन्वेंशंस करे जा रहे हैं, नए नए चीज़ें आती जा रही हैं, तो नई नई चीज़ों का जो है पेटेंट्स जो है लोग कराते जा रहे हैं, कॉपीराइट्स लोग कराते चले जा रहे हैं। तो अब ये ना बढ़ता ही चला जा रहा है, तो अब ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका रेलेवेंस भी जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। और ये सब के चक्कर में जो है ये सब इंटरनेशनल कंसर्न जो है बनता चला जा रहा है। इसलिए एक ना इसके लिए इसको आप टैकल करने के लिए एक प्रॉपर आपके हैंड में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे लीगल हो, किसी भी तरीके का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि सबको पता रहे कि अगर किसी को कुछ हुआ कि एक तो पहले प्रोसीजर की भाई कैसे करना है, इसको किस तरीके से आपको कॉपीराइट लेना है, पेटेंट आपको किस तरीके से लेना, अगर लेने के बाद के प्रोसीजर, लेने के बाद आपको किस तरीके से बचाव होगा आपका, किस तरीके से लीगल क्या लगेगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर है पूरा एनवायरनमेंट ही इस तरीके का होना चाहिए हर कंट्री का। यहाँ पे अब हर कंट्री को ऐसे सेम लेवल पे करना चाहिए, अगर एक लॉ अप्लाई होगा तो वो सबके लिए अप्लाई होगा रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है एक जो है एक सरदर्दी बनता जा रहा है, नेशन लेवल पे जो है वर्ल्ड वाइड लेवल पे ये एक सरदर्दी बनता जा रहा है। तो इसके लिए लॉज, प्रॉपर लॉज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो मैंने कहा कि क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का सरदर्दी बन चुका है, नेशनल भी नहीं इंटरनेशनल लेवल का ये सरदर्दी बन चुका है, तो अब इसको आप क्या करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जब ये सरदर्दी बन चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे नेशनों के साथ क्या करेंगे, हम लोग एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, एकदम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बॉडीज बना देंगे, वो बॉडीज जो है इनका टेक केयर करेंगे, कुछ लॉस बना देंगे, ऐसे लॉस जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, सारे कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल हो, भाई सबको कॉमन होना चाहिए ना, क्योंकि अब इंटरनेशनल लेवल की बात हो गई, नेशन की बात ही नहीं रही, क्योंकि जो हमारे कंट्री का बाउंड्री है वो ये छोड़ चुका है। तो अब ये है, इसलिए हमने क्या किया, अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह ले आए, और देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन। सो ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि पहला हम देख लेते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप वीपो आपने सुना होगा, दिस इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड यूएन एस्टैब्लिश्ड, यूएन जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस, इसने इसको एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 1967। ओके, एंड इसका काम ही यही है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करना और स्पेशल पेटेंट ऑन कॉपीराइट। ओके, जितनी भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, जिसमें कि आपका पेटेंट आता है और जिसमें आपका कॉपीराइट आता है, पूरे वर्ल्ड का आपको देखना होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे वीपो हमने बना रखा है, किसने बनाया, यूएन ने बना रखा है। इसके अलावा पेरिस कन्वेंशन हुआ, पेरिस कन्वेंशन क्या हुआ, नाउ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेरिस कन्वेंशन वाज साइंड इन पेरिस इन द ईयर 1883।
ओके। अब in the year 1883, now in 1989 it had 100 members। तो यहाँ पे 1883 में ये साइन हुआ था और 1989 में 100 मेंबर्स थे। क्या इंडिया उनमें मेंबर था? इंडिया जो था उस टाइम उसका मेंबर नहीं था, इंडिया वॉज नॉट अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ था इस कन्वेंशन के अंडर, मेंबर स्टेट्स जो है जितने भी लोगों ने साइन किया है, दे must accord to nations and residents to other member states the same advantage under their law relating to the protection of inventions, trademarks and other subjects of industrial property as they accord to their own nationals। So again वही जो सेम, एक जैसे हम बोलते हैं ब्लैंकेट लॉ हम बोलते हैं, वैसी तरीके का एक अग्रीमेंट आ गया ये कि भाई वो चीज़ जो है सब पे अप्लाई होगी। आप ये नहीं देखोगे कि ये मेरा कंट्री का बंदा है, ये मेरा कंट्री का बंदा है, ऐसे नहीं देखोगे, ये चीज़ जो है आप सब पे अप्लाई होगा। इसके अलावा बर्न यूनियन, ये क्या था? दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन बर्न इन द ईयर 1886। यहाँ पे 1886 में अगेन एक ट्रीटी साइंड हुआ था। इट इज़ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये किसके लिए था भैया? ये आपका लिटरेरी और जो जितना भी आर्टिस्टिक वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। ओके, ये भी सेम वर्ल्ड वाइड सारे नेशंस को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। अब क्या इंडिया इसका पार्ट था? यस, इंडिया जो था इसका पार्ट जरूर था। इंडिया इज अ पार्टी टू दिस बर्न यूनियन। नेक्स्ट आपका है वॉशिंगटन ट्रीटी। ये जो वॉशिंगटन ट्रीटी है ये साइन हुआ था इन द ईयर 1987। क्या इंडिया ने इसमें साइन किया था? यस, अगेन यस, वॉशिंगटन ट्रीटी में भी इंडिया ने साइन किया था। वॉशिंगटन ट्रीटी क्या है? इट कवर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लेआउट डिजाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आपके जो आईसीज होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, तो वॉशिंगटन ट्रीटी में वो सब जो है वो सारा लेआउट डिज़ाइन जो होता है उसका, कि किस तरीके की उसकी डिज़ाइनिंग होती है, ये सारा चीज़ इसमें वॉशिंगटन ट्रीटी में कवर्ड है। और क्या इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल, इंडिया जो है इसका पार्ट है और इंडिया ने जो है ये ट्रीटी जो है साइन कर रखा है। फिर हमारे आगे ट्रिप्स का एग्रीमेंट आता है। अब ये जो ट्रिप्स का एग्रीमेंट होता है, ट्रिप्स के एग्रीमेंट में 7 कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कवर्ड है, जिसमें क्या क्या आपका आता है? आपका कॉपीराइट आता है, रिलेटेड राइट्स आते हैं, आपका ट्रेडमार्क आता है, जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो चीज़ें आती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आता है, पेटेंट्स भी आपके आते हैं। पेटेंट्स में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और प्लांट वैरायटी के पेटेंट ये भी इंक्लूडेड है। फिर आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंक्लूडेड है, आईसीज जिसको हम बोलते हैं, एंड फाइनली योर ट्रेड सीक्रेट। तो ये सारा चीज़ें जो है ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर आता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है उसके अंडर ये 7 कैटेगरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चीज़ें जो है ये सारा कवर्ड है। और ये जो है प्रोटेक्शन आपको कितने टाइम के लिए मिलेगा? इट विल बी अवेलेबल फॉर 20 ईयर्स। ओके, सो अब देखो, एक हो गया हमारा पेटेंट, एक हो गया हमारा कॉपीराइट। जो पेटेंट है उसके लिए 20 ईयर्स, कॉपीराइट के लिए 50 साल। ओके, सिंपल। यहाँ पे मेन चीज यही है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में 7 कैटेगरीज कवर्ड है, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रिलेटेड राइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, आईसीज एंड ट्रेड सीक्रेट्स, ये 7 चीजें कवर्ड है। टाइमलाइन ना आपको पता होना चाहिए कि पेटेंट के लिए कितना है और कॉपीराइट के लिए कितना है। पेटेंट के लिए कितना हो जाएगा? पेटेंट के लिए आपका 20 साल रहेगा और जो कॉपीराइट है उसके लिए आपका जो है 50 साल का रहेगा। ओके, सो जो ये जो पेटेंट है, इट विल बी अवेलेबल फॉर एनी इन्वेंशन, वेदर प्रोडक्ट और प्रोसेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितने भी इन्वेंशन आपके हो रहे हैं वो सारा इस पेटेंट में जो है वो कवर्ड है, और आपको किसी भी तरीके का जो है डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा। तो पेटेंट आपको कहाँ मिलेगा? इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट विल बी एनफोर्स्ड थ्रू द कॉमन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपका क्या आता है? कॉमन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो होता है, अगर किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आता है तो जो भी सेटलमेंट होता है, जो भी डिस्प्यूट होता है, उसका सेटलमेंट इस तरीके से यहाँ से जो होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स हैं उसमें सारा डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए उन्होंने प्रॉपर WTO ने यहाँ पे बना रखा है। ओके,
तो ये सारा आपका कहानी हो गया ट्रिप्स वगैरह का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है किस किस तरीके से हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया में भी जो है इंडिया हमने ये देखा था कि भाई हमने देखो प्रीवियस में देखते हैं, यहाँ पे हमने बर्न यूनियन देखा था। ओके, बर्न यूनियन में इंडिया पार्ट था, हमने बोला था यस। वॉशिंगटन ट्रीटी में क्या इंडिया पार्ट था, हमने बोला था यस। तो इंडिया बर्न कन्वेंशन का पार्ट था और वो किस चीज के लिए था, वो हमने बर्न यूनियन का किसके लिए पढ़ा था, बर्न यूनियन हमने पढ़ा था कि भाई लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए। ओके, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए वो बर्न कन्वेंशन, तो इंडिया भी अब इसका पार्ट था हमने बोला। तो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टेड एज अ लिटरेरी वर्क अंडर अवर कॉपीराइट लॉ सिंस 1983। सो ये जो उरुग्वे राउंड्स वगैरह हुए थे तो उससे पहले ही ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह इंडिया की अगर हम बात करें, इंडियन लॉस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इट वाज प्रोटेक्टेड अंडर लिटरेरी वर्क के अंदर, हमने ऑलरेडी उसको जो है सेव करके रखा हुआ था। इसके अलावा इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है, इंडियन पेटेंट एक्ट आया था 1970 में। इट परमिट्स ओनली प्रोसेस पेटेंट इन फूड, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर। ओके, जितना भी आपका फूड सेक्टर हो गया, जितना भी आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया या फिर आपका केमिकल सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे जो है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे सारा जो है परमिशन इंडियन पेटेंट एक्ट के अंदर मिलता था। एंड इसका टाइमलाइन क्या रहता था, ये जो पेटेंट था आपका इट वॉज ओनली फॉर 7 years इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स। 7 years आपका फूड एंड फार्मास्यूटिकल के लिए 7 year का टाइम लगता था। बाकी के लिए, बाकी जितने भी इसके अलावा जो सेक्टर्स है उसके लिए, अदर्स के लिए आपका 14 years जो है लगता था। अब ये जो पेटेंट जो इन 3 सेक्टरों को लगते थे विल बी डीम्ड टू बी एंडोर्स्ड विद द वर्ड लाइसेंस ऑफ राइट। तो यहाँ पे हमारा वर्डिंग ये यूज होता है, लाइसेंस ऑफ राइट। सो लाइसेंस ऑफ राइट आपको मिल जाता है ताकि जो हम जो है किसी भी पेटेंट का ओनर है उसके किसी भी ऑथराइजेशन के बिना जो है हम लोग ये यूज करें, तो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे आ जाता है लाइसेंस ऑफ राइट का। सो अगर हम ट्रिप्स वगैरह की बात करें, ट्रिप्स एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है, क्या डेवलपिंग कंट्रीज को टाइम दिया गया था कि भाई हाँ इतने टाइम फ्रेम में आप जो है अपना ट्रांजिशन कर लो, तो यस, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर ये लिखा गया था कि भाई जनरल ट्रांजिशन पीरियड हमने 5 years दे दिया किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को कैचअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने उनको 5 साल का टाइम दिया। किस चीज के लिए, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो 5 years का टाइमलाइन जो है उनको दिया गया। इसके अलावा एडिशनल जो है ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 5 years टू दोज डेवलपिंग कंट्रीज विच डू नॉट प्रेजेंटली प्रोवाइड फॉर प्रोडक्ट पेटेंट इन एनी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं तो उनको एडिशनल भी जो 5 years का टाइम जो है वो दे रखा था। तो ठीक है, वो बस इसका मेन उद्देश्य ये था कि इवन डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो कि कोई मतलब छूटे ना, सब जो है इसमें जो है सब एंट्री कर जाए, कोई भी यहाँ से छूटे ना, इसलिए जो है ये किया गया था। इंडियन पेटेंट एक्ट जो है वो बीच में अमेंड हुआ नहीं था, 1970 का जो है वो चल रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट की, भाई ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसका कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के कॉस्ट ऑब्वियसली आपके पास रहेगा। एक आपका रहेगा कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट और एक आपका रहेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट रहता है और आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट रहता है। ट्रांसफर टू टेक्नोलॉजी टेक्स प्लेस एट अ प्राइस। तो ये प्राइस जो होता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे ना एक प्राइसिंग रहता है। वो प्राइस या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। प्राइस में आपका क्या क्या चीज़ें आता है, प्राइस का आपका रॉयल्टी आता है, टेक्निकल फीस आता है, मैनेजमेंट का फीस आता है, ये सारे एक्सपेंसेस जो है उसमें आ जाते हैं। तो ये सारे कॉस्ट जो है मिलकर आपका जो है डायरेक्ट कॉस्ट बन जाता है। ओके, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो है आपका रिस्ट्रिक्टिव, अब ये जैसे के अलावा और जो जितने भी कॉस्ट आपके लगते हैं वो सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो कॉस्टली तो है, कॉस्टली तो खैर ऑब्वियसली होता है। उसके अलावा आपको ये लॉस वगैरह याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रिप्स वगैरह क्या है। ट्रिप्स वगैरह जो है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज तो ऑब्वियसली जल्दी जल्दी आ जाते हैं, पर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन लोगों ने सबने टाइम वाइम दे रखा है ताकि सब जो है इसके अंडर कवर अप हो।